अफसाने का उन्वान है एहसान फरामोश। मेरे घर से चंद कदम के फासले पर बाएं जानिब एक बिजली का खंभा है। तमाम मोहल्ले के लोग यहीं पर अपने घरों का कूड़ा फेंकते हैं। मेरे घर का कूड़ा भी यहीं पर फेंका जाता है। कूड़ा फेंके जाने की वजह से बिजली के खंभे के इर्द गिर्द भूरा बन गया है। इधर से जब भी गुजरिए गलीज पर भिनभिनाती हुई मक्खियों के हुजूम और कूड़े को उलटते पुलटते और उसमें अपनी ग़िज़ा तलाश करते आवारा कुत्तों के गोल नजर आ जाएंगे। उस दिन सुबह का वक्त था। हवा हल्के हल्के चल रही थी। आसमान पर कास्मी बादल इधर उधर टुकड़ों में छिटके हुए थे। कभी कभी बिजली भी चमक जाती थी। ऐसा लग रहा था बारिश होगी। अभी सावन का महीना तो नहीं आया था, मगर बरसात का मौसम नज़दीक ही था। मैं नखास कोना से सब्जी वगैरह लेकर घर लौट रहा था। मेरे हाथ में एक झोला था। मैंने अपनी बेटियों के लिए कुछ चॉकलेटें भी ले रखी थी। ये चॉकलेटें उस वक्त मेरे पैंट की जेब में थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करते हुए अपने घर की तरफ लौट रहा था। जब मैं बिजली के खंभे के पास से गुजरा तो मेरी नज़र एक कुत्ते के पिल्ले पर पड़ी। दुबला पतला, मरियल और लागर, और उस पर से खारिश से परेशान। कभी वो अपनी पीठ को अपने मुंह से खुजाने की नाकाम कोशिश करता और कभी घोड़े पर पड़े हुए एक झूठे पत्थर को चाटने लगता। न जाने क्यों मुझे उस कुत्ते के पिल्ले में दिलचस्पी पैदा होने लगी और खुदा जाने किस जज्बे के तहत मैं अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर उस कुत्ते के पिल्ले की जानिब बढ़ाई। उसने तब लपक कर चॉकलेट अपने मुंह में दबा ली और फिर मज़ा लेकर वो चॉकलेट खाने लगा और मैं खड़ा होकर ये नज़ारा देखने लगा। और फिर अक्सर जब मैं उस तरफ से गुजरता तो उस कुत्ते के पिल्ले के लिए चॉकलेट लाना न भूलता और शायद उसे भी मेरा इंतज़ार रहता। वो मुझे देखते ही दुम हिलाने लगता और मेरे पीछे पीछे काफ़ी दूर तक आता। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा था, मेरा उन्स और लगाव उस कुत्ते के पिल्ले से बढ़ता ही जा रहा था। आखिर एक दिन मैं उस कुत्ते के पिल्ले को घर ही ले आया। घर लाकर मैंने उसे अपने हाथों से नहलाया और फिर तौलिए से झुकाकर उसके बदन पर टेल्कम पाउडर का छिड़काव किया। और फिर मेरा रोज़ का मामूल हो गया। मैं उस कुत्ते के पिल्ले को अपने हाथों से नहलाता और उसके बदन पर ख़ास तौर से बदन के खारिशज़दा ज़ख्मों पर टेल्कम पाउडर का छिड़काव करता। रफ्ता रफ्ता उसके ज़ख्म भरने लगे और खास चिकनी होने लगी और उसकी शक्ल सूरत निखरने लगी। सफ़ेद रंग और उस पर काले गुल, वो बहुत ही दिलकश नज़र आने लगा। इब्तिदा में मेरी अहलिया और बेटियों को मेरा उस कुत्ते के पिल्ले को घर लाना पसंद नहीं आया था, मगर अब वो भी कुत्ते के पिल्ले को न सिर्फ पसंद करने लगी थी बल्कि उनको भी उसकी उछल कूद अच्छी लगने लगी थी। और या मैं ये कहूँ या यूँ कहूँ, अब वो कुत्ते का पिल्ला मेरे पूरे घर का चहीता और दुलारा हो गया था। मेरी अहलिया खुद अपने हाथों से उसे दूध पिलाती, बेटियाँ उसे नहलाती और जाने क्या क्या खाने को देती। हम प्यार से उसे बादशाह कहकर पुकारते। अक्सर उसे पार्क में टहलाने भी ले जाते। मेरी बड़ी बेटी बाजार से उसके लिए एक गेंद खरीद कर ले आई। वो उस गेंद को दूर फेंकती और फिर कहती, बादशाह गेंद उठा लाओ। बादशाह दौड़ता हुआ जाता और गेंद अपने मुंह में दबा कर ले आता और उसके ऐसा करने पर हम लोग उसे शाबाशी देते और प्यार से उसकी पीठ थपथपाते और इनाम के तौर पर कुछ न कुछ उस खाने को भी देते। धीरे धीरे बादशाह पिल्ले से कुत्ता बन गया। उसका कद निकल आया। अब वो और भी खूबसूरत और जादू नजर आने लगा था। हमने बादशाह को कभी जंजीर में नहीं बांधा। मेरी बेटियों का ख्याल था जंजीर से बांधने से बादशाह की गर्दन पतली हो जाएगी और उसकी आज़ादी में भी खलल पड़ेगा। वो तमाम घर में बेधड़क घूमता फिरता। उसके लिए बरामदे में पयाल बिछाकर सोने और बैठने का अलग इंतज़ाम था, मगर वो पयाल पर कम ही बैठता, ज़्यादातर हमारे बिस्तरों में भी घुसा रहता। बादशाह के ठाट बाट घर में तो बादशाहों जैसे थे, मगर जब भी वो घर के बाहर गली में निकलता, गली के आवारा कुत्ते उसे दौड़ा लेते और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर घर में दाखिल होता और किसी कोने में दौड़कर बैठ जाता। पहरों उस पर खौफ तारी रहता। बादशाह गली के कुत्तों से तो डरता था, मगर घर में वो बड़ा ही बेबाक और गुस्सा था। जरा भी उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ नहीं कि उसने हम लोगों पर भौंकना शुरू किया। वो मैं हूँ, मेरी अहलिया हूँ या मेरी बेटियाँ, ऐसा कोई
भी दिन शायद ही होता था जिस दिन बादशाह एक दो बार हम लोगों पर भौंक कर अपनी धौंसा जमाता हो। बादशाह का एक और अंदाज भी निराला था। वो हम लोगों पर तो भौंक लेता था, मगर अगर घर में कोई मेहमान भी आ जाता तो वो उसके सामने आने से कतराता और घर के किसी कोने में जा दबकता। उस दिन शहर में नुमाइश लगी हुई थी और उस शाम नुमाइश में डॉग शो होना था। हमने तय किया कि बादशाह को डॉग शो में ले जाएंगे। हमें यकीन था हमारा बादशाह डॉग शो में ज़रूर अव्वल आएगा। आखिर क्या कमी थी हमारे बादशाह में? सफ़ेद चिकनी खाल, उस पर काले गुल, डील डॉट आम गली के कुत्तों से अच्छा खासा निकलता हुआ, कान जमनापारी बकरी की तरह लंबे और झुके हुए, आंखें सुर्ख अंगारा, चाल में अकड़ और दोनों पिछले पैरों के बीच लंबी लहराती हुई दुम। मेरी बड़ी बेटी ने मुझसे पूछा, पापा देसी मुर्गी का अंडा महंगा होता है या विलायती? मुझसे पहले ही मेरी छोटी बेटी बोल पड़ी, देसी मुर्गी का अंडा। फिर बड़ी बेटी ने पूछा, देसी घी अच्छा होता है कि डालडा? छोटी बेटी फिर बोल पड़ी, देसी घी। जब हर चीज़ देसी अच्छी होती है तो फिर हमारा बादशाह भी तो है देसी है। वो विदेशी कुत्तों के मुकाबला ज़रूर जीतेगा। मेरी अहलिया ने फैसला सुना दिया। उस दिन हम लोग तमाम दिन इस तरह की बातें करते रहे। सुबह से मैं, मेरी अहलिया और बेटियां बादशाह को सजाने में लगे रहे। उसे हमने नहलाया, फिर दूध और डबल रोटी खाने को दी और तमाम दिन उसे आराम से सोने दिया ताकि वो तरोताज़ा दिखाई दे। तमाम दिन हमारे घर में एक चहल पहल रही। हंगामा बादशाह को डॉग शो में हिस्सा जो लेना था। किसी तरह दिन गुजरा और आसमान पर शाम गहराने लगी। मैं ड्राइविंग सीट पर और मेरी अहलिया मेरी बगल वाली सीट पर बैठे। बेटियां बादशाह को लेकर पिछली सीट पर बैठी और हम लोग सिविल लाइन्स की जानिब चल पड़े, जहां नुमाइश में बादशाह को डॉग शो में हिस्सा लेना था। हम लोग जब सिविल लाइन पहुंचे उस वक्त तक रात गहरा चुकी थी। आसमान पर चांद चमक रहा था और तारे दूर दूर तक छिटके हुए थे। मैंने कार पार्किंग में पार्क की। फिर हम लोग नुमाइश में दाखिल हुए। सामने ही पिंडाल में डॉग शो मुनक्किद किया गया था। हम बादशाह को लेकर पिंडाल में दाखिल हुए और काउंटर पर जाकर खड़े हो गए ताकि बादशाह के मुतालिक सारी एंट्रीज दर्ज करा सकें। काउंटर पर कुछ लोग हमसे आगे थे और कुछ पीछे, सभी अपने अपने कुत्तों को लिए हुए। कुछ देर के बाद ही मेरा नंबर आ गया। काउंटर पर बैठे हुए शख्स ने मुझसे सवाल किया, आप अपने कुत्ते को डॉग शो में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं? मैंने हाँ में जवाब दिया। उसने मुझसे कहा, पार्टिसिपेशन फीस 500 रुपये जमा कर दीजिए। मैंने पर्स से 500 का नोट निकालकर काउंटर पर बैठे शख्स के हवाले किया। इसके बाद उसने मुझसे पूछा, आप अपने कुत्ते को किस नाम से पुकारते हैं? बादशाह, मैंने जवाब दिया। बादशाह किस ब्रीड से ताल्लुक़ रखता है? उसने फिर से सवाल किया। मैंने कुछ झिझकते और शर्माते हुए बामुश्किल तमाम जवाब दिया, लेंडी। वो मुझसे बादशाह के बारे में जानकारियाँ हासिल करता जा रहा था और उन्हें कंप्यूटर में फीड करता जा रहा था। जब सभी जानकारियाँ कंप्यूटर में फीड हो गईं तो उसने बादशाह को नंबर अलॉट किया, 13। मेरा दिल धड़का, 13? 3, 13, 23। न जाने क्यों मैं और मेरे कुनबे के लोग इन नंबरों को शुभ नहीं मानते, मगर करते भी क्या? 13 नंबर बदला भी नहीं जा सकता था। हम मजबूरन 13 नंबर लेकर उस नंबर के लिए मुंतखब जगह पर बादशाह के साथ जाकर खड़े हो गए। पिंडाल में हल्की हल्की धुन बज रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ अनाउंस भी हो रहा था। तमाम लोग अपने अपने कुत्तों के साथ खड़े थे। किसी का कुत्ता जर्मन शेफर्ड था तो किसी का अफगानी हाउंड, किसी का एस्ट्रीशियन, किसी का अमेरिकन बुलडॉग तो किसी का ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग। खुदा जाने किस किस नस्ल के कुत्ते पिंडाल में की रौनक में चार चांद लगा रहे थे। कोई कुत्ता इतना भयानक दिखता था कि आदमी का दिल दहल जाए। किसी का कद गधे के बराबर तो कोई भेड़िए से ऊंचा और कोई देखने में खरगोश जैसा, कोई खरगोश से भी नाजुक जैसे फूल खिला हो। किसी की लंबी दुम तो किसी की दुम नदारत, किसी कुत्ते के कान लंबे तो किसी के कान कटे हुए, किसी के बदन पर इतने बाल जैसे भालू के नस्ल से हो, तो किसी की खाल इतनी चिकनी कि मक्खी बैठे तो फिसल जाए। बस वहाँ का नज़ारा देखते ही बनता था। हम उन कुत्तों को देख देख कर दंग थे और आपस में उनके बारे में बात कर रहे थे।
तभी एक काला आदमी जो देखने में मद्रासी लग रहा था अपने बाबेरियन माउंट हाउंड नस्ल के कुत्ते को लेकर उधर से गुजरा। न जाने क्या हुआ कि उसका बाबेरियन माउंट हाउंड नस्ल का कुत्ता बादशाह को देखकर गुर्राया और उस पर झपट पड़ा। फिर क्या था, बादशाह की घिघी बन गई और वो इस कदर डर गया कि हमारी टांगों के बीच घुसकर दुबक कर बैठ गया। वो मद्रासी किसी तरह अपने कुत्ते को लेकर आगे बढ़ गया, मगर उसका कुत्ता जाते जाते बार बार पलट पलट कर बादशाह की तरफ देखकर भौंकता जा रहा था और बादशाह की हालत और भी पतली होती जा रही थी। कुछ देर के बाद अनाउंस हुआ, सभी पार्टिसिपेंट अपने कुत्तों को लेकर रैंप पर आ जाएं, और इस अनाउंसमेंट के साथ संगीत की धुन तेज हो गई और सभी रैंप की तरफ बढ़ गए, मगर बादशाह ने एक कदम भी बढ़ाने से इनकार कर दिया। हम जितना उसको रैंप की तरफ ले जाने की कोशिश करते उतना ही वो और दुबक जाता। आखिर शो खत्म हो गया। बादशाह को न रैंप पर जाना था न वो गया, और जब मुकाबले में बादशाह ने हिस्सा ही नहीं लिया तो इनाम कहाँ से जीतता। रात भी काफ़ी हो चुकी थी और हम लोग बादशाह को लेकर हम लोग बादशाह को लेकर घर लौट आए, मायूस हारे हारे से। और करते भी क्या, मैंने घर आकर बमुश्किल तमाम दरवाजे का ताला खोला और फिर घर में भारी भारी कदमों से दाखिल हुआ। पीछे पीछे मेरी अहलिया थी और उनके पीछे मेरी दोनों बेटियां और सबसे पीछे बादशाह। घर के अंदर दाखिल होकर मैंने लाइट ऑन की और फिर न जाने किस जज्बे के तहत मैंने बादशाह की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, कमान बादशाह कमान। और फिर मैं उसकी पीठ थपथपाने लगा, मगर तभी बादशाह घूमा और उसने उर्रा कर अपने नुकीले दांत मेरी बाई जांघ में पेवश कर दिए। मैं चीख पड़ा, बचाओ बचाओ। दर्द से मेरी सांस रुकी जा रही थी, मगर बादशाह मेरी जांघ को अपने जबड़े में दबाए हुए था। मेरी चीख सुनकर आसपास के लोग आ गए और बामुश्किल बादशाह से मेरी जांघ छुड़ाई गई, मगर जांघ से अच्छा खासा गोश्त गायब था। मैं डर से तड़प रहा था और बादशाह कुछ फासले पर खड़ा अपने जबड़ों को अजब अंदाज से चला रहा था। गालिबन वो उस गोश्त को निगलने की कोशिश कर रहा था जो उसने मेरी जांघ से उड़ाया था। कुत्ते के काटने के सबब मेरे पेट में 7 इंजेक्शन लगाए गए, हर रोज 7 दिन तक लगातार। अब मेरी जांघ का जख्म भर जरूर गया है, मगर आज भी अक्सर मेरी जांघ में ऐंठन होती है और रातें जागते हुए गुजरती हैं, और उस वक्त मेरी आंखों में उस रात का मंजर रक्स करने लगता है। मैं डर से तड़प रहा हूँ और बादशाह कुछ फासले पर खड़ा मेरी जांघ से उड़ाया हुआ गोश्त निगलने के लिए अपने जबड़ों को चला रहा है।